जय हिंद बच्चों, आपका हमारी YouTube चैनल विजय सर की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 12 का अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का शेष भाग, जिसमें हमने पहले आपको एक पार्ट और 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं। आप उस पार्ट को जाके देख लें ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो का शेष भाग से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हिंदी में कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है समझते हैं। ये एक प्रकार का ऐसा निकाय होता है, सिस्टम होता है, जिसमें 2 आवेश परिमाण में बराबर होते हैं और उनकी दिशाएं विपरीत होती है। ये इसको हम मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश, इसको मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश, और इन दोनों आवेशों को बच्चों अल्प दूरी पर स्थित रखते हैं, और वो दूरी मान लिया जाए अल्प दूरी 2L है। इसको हम ए से डिनोट कर दे रहे हैं AB। तो ये सिस्टम आपका जो होता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। डिफिनेशन पढ़ते हैं। एक ऐसा निकाय जो समान तथा विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है, और ये दोनों आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये दोनों आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। बच्चों, इसी सिस्टम को ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसमें आपके 2 ध्रुव, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, दोनों जो है अल्प दूरी पर स्थित है। तो ये जो एक निकाय बना या सिस्टम बना, इसी सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है H2O, HCl, HBr, NH3, ETC। तो हमने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव। एक बार फिर से देख लेते हैं। यह एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान और विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, और ये आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसी निकाय को ही हम वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जानते हैं, जिसका एग्जाम्पल है H2O, HCl, HBr, NH3, ETC। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है बच्चों, देखते हैं। अभी हमने देखा
कि ये एक ऐसा निकाय लिए थे, इस निकाय को जो -q और +q आवेश से मिलकर बना था, और इसकी जो दूरी लिया था हमने बच्चों 2l लिया था, और इसको a मान लिया था, इसको b मान लिया था। इस निकाय को हमने एक नाम दिया था वैद्युत द्विध्रुव। तो उसके आगे का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण शब्द बढ़ गया तो इससे कैसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो बच्चों सिंपली सी चीज़ है, इन दोनों में से किसी एक आवेश को ले लीजिए, दोनों में से किसी एक आवेश, ठीक, या सीधी, दोनों में से किसी एक आवेश ले लिए, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। परिभाषा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव में, वैद्युत द्विध्रुव में उनमें से किसी एक आवेश से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। आवेश में आपके दोनों आवेश तो परिमाण में बराबर है, विपरीत दिशा में रखे गए हैं, तो किसी एक आवेश को लिख लीजिए। अभी हमने कहा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं और आवेश को Q से, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी देख सकते हैं आपका 2l है। जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2ql। इसी को बच्चों हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मात्रक की बात कर लीजिए। मात्रक की बात कर लीजिए, रास की बात करिए और दिशा की बात कर लीजिए। मात्रक तथा बीमी सूत्र। मात्रक जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंकों का कोई मात्रक नहीं होता। आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, और बीवी सूत्र इसका हो जाएगा, आवेश का होता है AT और इसका होता है L। तो सबसे पहले हम L, उसके बाद TA लिख देते हैं। और बच्चों रास इसकी कैसी होती है, इसकी जो रास होती है, ये रास
सदिश राशि होती है। इसकी दिशा सदैव जो होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो ये सदिश राशि है। और राशि अगर पूछे कोई तो कहेंगे सदिश राशि है, और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। इस तरीके से हम लोग बच्चों पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और आते हैं पढ़ते हैं देखते हैं आगे इसका शेष भाग। अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालने के लिए इसकी दो स्थितियां होती है, दो स्थितियां संभव है। पहली स्थिति है दो स्थितियां संभव है, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 अच्छी स्थिति, या इसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य स्थिति। दूसरी स्थिति निरक्षी या अनुप्रस्थ स्थिति। इसको कहा जाता है एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हम हर एक स्थिति का अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं कि इसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता क्या होती है और निरक्षी स्थिति में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं अच्छी और अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य स्थिति क्या होती है। तो बच्चों हम एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। तो इसकी अक्ष में, तो इसका अक्ष देखिए बच्चों ये अक्ष ही है, चाहे इधर बढ़ाइए चाहे इधर बढ़ाइए इसको अच्छी स्थिति में, चाहे यहाँ पे हम कोई बिंदु ले ले, चाहे यहाँ पे कोई बिंदु ले ले, चाहे यहाँ पे ले ले, चाहे यहाँ पे ले ले, चाहे यहाँ पे ले ले, चाहे जहाँ ले ले, ये इसकी अच्छी स्थिति पे इन दोनों आवेशों के कारण तीव्रता ज्ञात करनी है। निरक्षी स्थिति क्या होती है? ये हमारा एक निकाय है वैद्युत द्विध्रुव का, और इसके मध्य बिंदु से खींची गई रेखा, ये रेखा जो होती है मध्य बिंदु से खींची गई रेखा, चाहे ऊपर खींचिए चाहे आप नीचे खींचिए, इसी रेखा को हम निरक्षी रेखा के नाम से जानते हैं। ये निरक्षी रेखा होती है और इसको अक्षीय रेखा कहते हैं। तो पहली स्थिति जो अक्षीय स्थिति पे लेकर के हम कहीं भी बिंदु ले लेते हैं और उस बिंदु पर जो है हम ज्ञात करेंगे तीव्रता। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का अच्छी स्थिति के कारण। अच्छी स्थिति में देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता क्या निकलती है। तो हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं, यहाँ पे फिगर ड्रा कर दे रहा हूँ। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, एक वो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, देखिए आप दिख रहे
और इनके बीच की जो दूरी है वो 2l है। मान लिया जाए इसका मध्य बिंदु O है, तो यहाँ से इसकी जो दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक l होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक l होगी। इस मध्य बिंदु से l यानी दोनों को मिला दिया जाए तो 2l होगी। यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है, और इसकी अच्छी स्थिति में हम इसकी अच्छी स्थिति इधर ले रहे हैं। इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पे हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेते हैं इसके मध्य बिंदु से जो दूरियां ली जाती है वो मध्य बिंदु से ली जाती है। तो माना कि O से P बिंदु की जो दूरी है वो r है, और ये परावैद्युत माध्यम में रखी गई है। तो लिखते हैं, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे, माना कि यहाँ पे की लिख सकते हैं, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है। ये जो है जो द्विध्रुव है हमारा, उसको हम एक ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसका परावैद्युतांक k है, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। देख लिया जाए, इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, और इस पर ही हमें इन द्विध्रुव के कारण तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। माना कि O से P बिंदु की दूरी r है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने जो बताया वो लिख लिया। अब देखते हैं इस आवेश के कारण इस पे तीव्रता, इस आवेश के कारण इस पे तीव्रता। तो ये जो प्लस Q है, इस बिंदु पे हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने बताया था कि इस पे हम एक धन परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। अगर यहाँ पे हम धन परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं तो ये धन और ये धन, दो धन आवेश यानी समान प्रकार के आवेश। तो हमने पहले ही बताया है कि जब समान प्रकार के दो आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी आकर्षण बल लगाते हैं। तो अगर यहाँ पे और जो बल की दिशा होती है बच्चों, वही आपकी तीव्रता की दिशा होती है। तो इस आवेश के कारण इसमें जो तीव्रता लगेगी वो लगने वाले बल की दिशा इधर है, तो इसकी तीव्रता इधर होगी। मान लिया जाए इसकी तीव्रता E1 वेक्टर के रूप में E1 होगी। और इस आवेश के कारण अगर इस आवेश की इस आवेश से कल्पना करें
तो ये धन आवेश ऋण आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चूँकि ये धन आवेश अल्प है और ऋण आवेश थोड़ा बड़ा है तो वो अपनी तरफ आकर्षित करे लेगा और जिसकी दिशा इसकी तरफ होगी। और चूँकि दूर है तो इसकी दूर होने की वजह से तीव्रता इससे थोड़ा सा कम हो जाएगी, परिमाण भी बराबर नहीं होगा। अब देख लीजिए E2 हो गया। E1 थोड़ा बड़ा है, E2 थोड़ा छोटा है। बड़ा क्यों है कि यह आवेश इस आवेश के करीब है तो ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएगा और यह आवेश इस आवेश से दूर है तो आपका कम आकर्षित होगा। तो इस प्रकार बच्चों देख सकते हैं बिंदु P पर दो तीव्रताएं हो गई और चूंकि E1 और E2 सदिश राशियां हैं तो इनका जो परिणामी होगा सदिश योग के नियम का पालन करेगा। अगर दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो परिणामी उनके योग के बराबर होता है। अगर दो सदिश विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी उनके अंतर के बराबर होता है। तो अगर हम देखें तो E1 और E2 दोनों विपरीत दिशा में हैं तो बिंदु P पे जो परिणामी तीव्रता होगी इनके अंतर के बराबर होती है। तो सबसे पहले हम E1 जो प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता निकल रही है, E2 जो है माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता निकल रही है, उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमको दूरी चाहिए इन लोगों को। इस आवेश की बिंदु P से दूरी अगर हम देखें तो क्या होगा, तो देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक L है, ये यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक L है। जैसा आप समझ सकते हैं अगर ये यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 3 मीटर है तो ये दूरी कितना होगी, तो आप 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 मीटर। उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक L है, तो अगर इस दूरी देखा जाए तो R माइनस L हो जाएगा बिंदु P के लिए। और इस आवेश की बात करें तो इस आवेश से दूरी ये L है और ये R है, तो दोनों को मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा R प्लस L बिंदु P के लिए। तो इस आवेश से दूरी R प्लस L और इस आवेश से दूरी R माइनस L। तो हम ये तीव्रता E1 निकालना चाह रहे हैं प्लस Q आवेश के कारण। चूँकि हम जानते हैं कि सिंस किसी बिंदु आवेश के कारण, चूँकि किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर ऊपर अवैद्युत माध्यम में रखी गई है तो K, और ये होता है Q/r²। ये हमारा एक फार्मूला है, सूत्र, इसी को पढ़े और इसी की सहायता से हम प्लस Q आवेश के कारण निकाल ले रहे हैं। तो इसलिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता, तो इसका सूत्र हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q। R यहाँ देखिए बच्चों R BP, तो ये हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे BP का स्क्वायर और इसकी दिशा किधर होगी, B से P की ओर, या कह सकते हैं B से P की ओर। और BP की जो मान है वो R माइनस L। तो एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q/BP का मान है R
माइनस यल का होल स्क्वायर, इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। हमने E1 का मान निकाला, जो निकला E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q/R माइनस यल स्क्वायर, जिसको हमने समीकरण 1 वैल्यू पुट किया। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पे तीव्रता आपको E2 है और इसकी दिशा किधर दिख रही है, B से A की तरफ, या कह सकते हैं P से A की तरफ। तो लिख लेते हैं E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और यहाँ पे Q/R प्लस यल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस Q बच्चों वो दिशा व्यक्त करने के लिए लिखा गया, क्योंकि तीव्रता हमारी जो है सदिश राशि है, तो यहाँ पे माइनस Q नहीं लिखा जाएगा। अगर अदिश राशि होती तो यहाँ पे हम माइनस Q लिखते। तो इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। हमको बिंदु P पे क्या चाहिए, तीव्रता चाहिए। तो चूँकि E1 तथा E2 दोनों सदिश राशियां हैं, दोनों सदिश राशियां हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता इनके अंतर के बराबर होगी, अंतर के बराबर होगी, अर्थात E इक्वल टू E1 माइनस E2। यहाँ पे देख सकते हैं जो बड़ा वेक्टर E1 है में से E2 को घटाएंगे, जो बड़ा वेक्टर होगा उसी में से उसको घटा देंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से E1 तथा E2 का मान रखने पर E2 का मान रखेंगे तो E इक्वल टू E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q/R प्लस यल का होल स्क्वायर। अब इसको बच्चों आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें सबसे आसान तरीका यह है कि इसमें जो कॉमन है उसको हम सबसे पहले बाहर कर ले। Q यहाँ ये पूरी राशि यहाँ, तो उसको अगर हम कॉमन लेते Q अंश में और हर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो यहाँ हो जाएगा R माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस यल का होल स्क्वायर। इसके बाद हम LCM की सहायता से इसको सॉल्व कर सकते हैं। E बराबर ये हो गया। इसके आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मिटाते हैं, यहाँ पे जगह बनाते हैं और इसको यहाँ पे लिखते हैं। इक्वल टू Q हमने कॉमन लिया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये पूरी राशि कॉमन लिया, तो हमारा यहाँ बचा 1/R माइनस
यल का स्क्वायर माइनस आर प्लस यल का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इसमें देख लीजिए ये अलग संख्या ये अलग संख्या है। अगर दो अलग अलग संख्याएं होती हैं तो उनका एलसीएम बच्चों उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो इनका हम गुणनफल आर माइनस यल का होल स्क्वायर, इसको सही से लिख लीजिए, आर माइनस यल का होल स्क्वायर आर प्लस यल का होल स्क्वायर, कोष्टक बंद कर दीजिए। तो आर माइनस यल का इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, ये बचेगा, इसमें एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा आर प्लस यल का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस का, यहाँ आर प्लस यल कट जाएगा तो आर माइनस यल का होल स्क्वायर का एक में गुणा करेंगे तो एक में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो आप यहाँ पे दो सूत्रों का यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस सूत्र का भी यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है एक कोष्ठ में ए प्लस बी और ए माइनस बी, और चाहे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसी भी फार्मूले से अगर हम यूज करते हैं तो हमारा सेम सूत्र ही प्राप्त होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं और इसको इजीली करते हैं। तो E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़े तो ए स्क्वायर तो आर स्क्वायर, सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, यल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, इसके बाद माइनस आर माइनस यल का स्क्वायर तो आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आर यल, इसको कोष्टक कर दीजिए अपान, यहाँ पे देखिए आर माइनस यल का होल स्क्वायर आर प्लस यल, तो इसको हम मंझला कोष्टक बना के दोनों को एक साथ कर ले रहे हैं, आर माइनस यल और आर प्लस यल, और यहाँ स्क्वायर कर दे रहा हूँ। इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये देख लीजिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, अगर इनका गुणा किया जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम आर को ए माने यल को बी माने तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर भी है। अंश में देखिए बच्चों ये माइनस है, माइनस का जब गुणा होता है तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2 आर यल, यहाँ जब गुणा करेंगे माइनस का तो माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आर यल। तो इसमें कुछ ऐसी राशियाँ हैं जो विपरीत है, समान है, कट जाएंगी। ये देखिए इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये कट जाए, ये दोनों समान चिन्ह है तो ऐड हो जाएंगे। तो E इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हमारा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 2 आर यल जोड़ लेंगे तो 2 आर यल आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, या कह सकते 2 आर यल, इस तरीके से कर सकते हैं, और इसको ब्रैकेट लगा दीजिए। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जिस का तस रहने देंगे, इसको इसमें गुणा कर देंगे, देखिए 2 और ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 क्यू
आर यल, ये हो गया। अब इसके आगे क्या देखते हैं बच्चों, मिटाते हैं, आगे सेशन देखते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ उठाते हैं। तो E इक्वल टू 1/4πε0 के, और यहाँ 2 और 2Q_L_R इस तरीके से लिख दिया जा रहा है, R² - L² का होल स्क्वायर। ये हो गया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये R इतनी दूरी पे है और L इतना छोटा है। L छोटा है R की अपेक्षा। अगर हम R को और बड़ा कर दें तो L इतना छोटा हो जाएगा कि हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। अर्थात यदि इफ R इज ग्रेटर देन L, देन R² - L² इक्विवेलेंट हो जाएगा R² के। तो E इक्वल टू 1/4πε0 के 2 कोष्टक में आपके पास 2Q_L_R, और ये हो जाएगा हमारा R माइनस इसकी जगह पे L² की जगह पे क्या लिख देंगे, R² का स्क्वायर। ओके। अब इसके बाद सिंस हम जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, 2QL, तो यहाँ देख सकते हैं 2QL है, तो उसकी जगह पे हम 2QL की जगह पे P रख दे रहा हूँ। तो E इक्वल टू 1/4πε0 के, और ये हो जाएगा 2, इसकी जगह पे P और ये R। इसको जब सॉल्व करेंगे तो R² का स्क्वायर करेंगे तो R पे 4 घात हो जाएगी। तो E इक्वल टू 1/4πε0 के 2PR। R पे 4 का मतलब बच्चों R का 4 बार मल्टीप्लाई, तो देख रहे हैं अंश में एक R और ये हर का एक R कट जाएगा। तो E इक्वल टू 1/4πε0 के, तो यहाँ हमारा बच्चों 2P बचा बटे 1 2 3 R है, तो R तीनों का गुणा करेंगे तो R पे घाते 3 हो जाएगा। ये किस माध्यम में, ये माध्यम है जब हम द्विध्रुव को परावैद्युत माध्यम में रखे हैं, तो उस समय जो P पे तीव्रता निकल के आ रही है 1/4πε0 के 2P/R³। यदि हमारा माध्यम वायु अथवा निर्वात हो, निर्वात अथवा वायु के लिए, तो निर्वात अथवा वायु के लिए हम लोग क्या करते हैं, K का जो मान होता है वो 1 ले लेते हैं। निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान क्या होता है, 1। K का मान 1, तो जहाँ K है वहाँ 1 रख देते हैं। इसलिए E इक्वल टू 1/4πε0 और 2P/R³, और इसका मात्रक जो होता है बच्चों न्यूटन प्रति कूलम। तो ये रहा आपका अच्छी स्थिति में द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अब एक चीज़ यहाँ पे बच्चों, E हमारी एक सदिश राशि है, तो इस समय इसकी दिशा किधर होगी, तो दिशा उधर होगी। जो वेक्टर बड़ा होगा बड़े वेक्टर की तरफ होगी, अर्थात E1 की दिशा इधर है, E2 की दिशा इधर, E1 और E2 में E1 बड़ा है तो इसकी दिशा इधर होगी, अर्थात ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। चूँकि दिशा इधर है तो हम कह सकते हैं E की जो दिशा होगी
वह ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। तो परिणामी की जो दिशा है यहाँ पे लिख देते हैं, परिणामी की दिशा अच्छी स्थिति में धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी, सॉरी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन हमने किया। तो क्या मिला, E बराबर 1/4πε0 2p/r³, जहाँ E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, P हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, R उस बिंदु की दूरी है वैद्युत द्विध्रुव से जिस पे हमको तीव्रता ज्ञात करनी है, ε0 आपका जो है निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। अब इसके बाद सेकंड स्थिति जो होती है उसकी निरक्षीय स्थिति, तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, निरक्षीय स्थिति। दूसरी स्थिति है वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड पोजीशन, निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति, इक्वेटोरियल और ट्रांसवर्स पोजीशन। तो बच्चों इसको परीक्षा में बहुत ही बार पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम एक सहज भाषा में आपको समझाएंगे। तो पहले समझिए निरक्षीय रेखा किसे कहते हैं। तो परिभाषा मैं लिख दे रहा हूँ, वैद्युत द्विध्रुव की लंबवत वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत खींची गई रेखा वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत खींची गई रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव -q + q, और इसके ठीक लंबवत खींची गई रेखा, चाहे यहाँ, 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 ये जो रेखा कहलाती है वो निरक्षीय रेखा कहलाती है। तो बच्चों हम यहाँ पे सभी रेखाओं को नहीं ले सकते, ऐसी रेखा लेंगे जहाँ से दूरियाँ दोनों तरफ से समान हो। तो हम इसकी मध्य बिंदु से, जो हमारा ये मध्य बिंदु O है, उसी रेखा को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, ताकि जो सूत्र प्राप्त होगा तो R की जगह हम वो दूरी रख करके हम कहीं भी निरक्षीय बिंदु पर उसकी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका फिगर ड्रा करते हैं हम, फिर से यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव है -q + q, इसको हम A से, इसको B से प्रदर्शित किए हैं, और यहाँ पे इसकी निरक्षीय रेखा जो है इसके ठीक मध्य बिंदु से ले रहे हैं ताकि जो है दूरियाँ सेम रहें। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, और यहाँ पे बिंदु P पे हमको क्या करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसको यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, और हमको जो है ये तीव्रता बिंदु P पर क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसी पे तीव्रता ज्ञात करनी है इसकी निरक्षीय रेखा पे। तो लिखते हैं माना कि AB एक
द्विध्रुव है जिसे एक ऐसे माध्यम में रखा गया है, जिसका परावैद्युतांक k है, जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, यहाँ पे हमने दिखाया है, और इसी पे हमको द्विध्रुव के कारण क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि बिंदु O से P की दूरी स्मॉल r है, तो यहाँ से O से P तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r है, जिसको हमने फिगर में भी दर्शा दिया है। अब हम निकालेंगे प्लस इस आवेश के कारण तीव्रता और इस आवेश के कारण तीव्रता। तो प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q बटे इसकी जो दूरी बच्चों देखिए BP स्क्वायर है। तो यहाँ पे इस आवेश के कारण इस पे जो तीव्रता होगी वो हम इसकी दिशा इधर दिखा दे रहे हैं, E1 B से P की तरफ, BP की ओर, B से P की तरफ, B से P की ओर ये दिशा हो गई। तो चित्र का देखिए आप एक भाग ले लीजिए इस तरीके से, ये P है, ये O है और ये B है। ये आपको यहाँ से यहाँ तक L है और ये दूरी हमारा क्या है, स्मॉल r है। तो ये दूरी हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम ये कोण मान ले रहे हैं थीटा, और ये कोण को भी मान ले रहे हैं थीटा, तो ये कोण थीटा। तो ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है। अगर हमको समकोण त्रिभुज पता हो तो पाइथागोरस प्रमेय से हम चाहे आधार, चाहे कर्ण, चाहे वर्ग, चाहे लंब की गणना कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, तो पाइथागोरस प्रमेय लिख दे रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों जो होता है वो कर्ण का वर्ग
बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इस त्रिभुज में देख सकते हैं कर्ण क्या है PB, लंब हमारा OP है, आधार क्या है OB स्क्वायर। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। PB स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। PB स्क्वायर यही हमको ज्ञात करना है, तो PB स्क्वायर को रहने दिया जाए। OP की वैल्यू देखिए, OP यहाँ से यहाँ तक आपका R है, तो R स्क्वायर ये क्या है L स्क्वायर। तब PB का मान रखने पर, PB स्क्वायर का मान रखने पर, PB स्क्वायर का जब मान रखेंगे तो E1 बराबर जो होगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q बटे आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और डायरेक्ट हमने PB को रख दिया, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं। अब ऋण इस आवेश के कारण देखते हैं, इस आवेश के कारण माइनस Q आवेश के कारण इस आवेश के कारण तीव्रता E1, इस आवेश ये अपनी तरफ इसको क्या करेगा आकर्षित करेगा, तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी E2 P से A की तरफ होगा, P से A की तरफ होगा। तो देख सकते हैं माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता E2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे PA स्क्वायर, और इसकी दिशा P से A की तरफ, P से A की तरफ। तो चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि AP बराबर हो गया PB के। तो जहाँ AP है वहाँ पे हम PB रख दे रहा हूँ, तो मान रखने पे आपका मान वही आ जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे, यही मान इसका भी हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को देखिए बच्चों, दोनों सेम हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आप देख सकते हैं E1 की वैल्यू इतनी आई है और E2 की वैल्यू इतनी आई है, तो दोनों वैल्यू सेम है। इनके राइट हैंड साइड के वैल्यू समान हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे। अर्थात जितनी तीव्रता यहाँ पे होगी ऊपर की तरफ, उतनी ही तीव्रता से वो नीचे की तरफ खींच रहा होगा। तो हम कह सकते हैं E1 इक्वल टू E2, अर्थात दोनों तीव्रताएं सेम हैं। तो फिगर को देखिए, यहाँ पे हमने पहले ही बताया था कि जब दो कोई वेक्टर, ये वेक्टर राशि है, किसी कोण पे बटे होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो उनका जो परिणामी होगा उनके विकर्ण के बराबर होगा। तो देखते हैं इनका जो परिणामी होगा, यहाँ पे ये परिणामी इधर ही होगा कहीं,
तो ये कोण थीटा है, तो ये कोण इसका क्या हो जाएगा थीटा, ये कोण थीटा है, तो ये कोण क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, इन वेक्टरों का वियोजन हो रहा है, थीटा कोण से वियोजन हो रहा है। तो अगर इसकी बात करें तो ये वियोजित हो गया E1 दो भागों में, इसका ये हो गया, ये घटक हो गया और ये घटक हो गया, और E2 का भी घटक क्या हो गया नीचे की तरफ हो गया, ये लंबवत घटक हो गया, ये क्षैतिज घटक हो गया। तब आगे लिखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर E1 तथा E2 सदिशों का दो घटकों में, यहाँ पर E1 तथा E2 सदिशों को दो घटकों में वियोजित करने पर तो E1 वेक्टर E1 का वियोजन करने पर तो क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा। तो चित्र में दर्शा दीजिए, ये है आपका E1 साइन थीटा और ये है हमारा E1 cos थीटा। E2 का वियोजन करने पर E2 का वियोजन करने पर E2 का जब हम करेंगे वियोजन तो इसके भी दो घटक हो जाएंगे, क्षैतिज घटक E2 cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक E2 साइन थीटा। जैसा कि आपके फिगर में दिखा सकते हैं, E2 बढ़ा दीजिए, E2 cos थीटा और ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। बिंदु P पे जो परिणामी होगा इन घटकों के योग के बराबर होगा। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा, E1 साइन थीटा, E2 cos थीटा और माइनस E2 साइन थीटा। क्योंकि माइनस इसलिए लिखा गया है कि ये घटक ऊपर है, ये घटक इसके विपरीत, क्योंकि घटक E2 साइन थीटा E1 साइन थीटा के विपरीत है। चूंकि E1 बराबर है E2 के, इसलिए E इक्वल टू E1 cos थीटा
E1 cos थीटा और इसको भी E1 साइन थीटा, E2 की जगह E1 रख दीजिए, E1 cos थीटा माइनस E1 साइन थीटा। तो यहाँ देख सकते हैं E1 साइन थीटा परिमाण में समान है, लेकिन ये दोनों का चिन्ह विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अर्थात जो परिणामी तीव्रता होगी E क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगी। ये क्षैतिज घटक दोनों वेक्टरों के क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगी। तो E1 cos थीटा, E1 cos थीटा दोनों समान है, समान चिन्ह है, तो वह एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो E1 cos थीटा तो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा। दोस्तों यही आपका निरक्षी रेखा पर जो बिंदु P लिया गया है वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो हम तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, एक्चुअली यही है। और इसको भी हम थोड़ा सा सरल करते हैं, इसको इरेज करते हैं, तो हमको क्या मिला, E बराबर मिला 2E1 cos थीटा। चूँकि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q/r² प्लस L स्क्वायर। और cos थीटा की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, तो cos थीटा समकोण त्रिभुज PAO में ये ले लीजिए, P ले लीजिए, O ले लीजिए, ये कोण थीटा, ये 90 डिग्री, ये है R, ये है L। तो cos थीटा बराबर बच्चों ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो चित्र में देखिए आधार क्या है, L, कर्ण है, कर्ण को हमने निकाला था, कर्ण का जो मान निकाला था पाइथागोरस प्रमेय से, R² प्लस L स्क्वायर। फिगर में भी आप यहाँ ड्रा कर सकते हैं R² प्लस L स्क्वायर, और ये भी इधर भी कर्ण का मान वही आएगा R² प्लस L स्क्वायर। तो अगर हम आधार की बात करें तो आधार हमारा क्या है, OA का मान क्या है यहाँ पे L, और कर्ण क्या है PA की वैल्यू क्या है R² प्लस L स्क्वायर, और ये अंडर रूट। दोस्तों अंडर रूट को हम 1/2 के घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। L बराबर R² प्लस L स्क्वायर पे 1/2 घात, तो ये हमारा हो जाएगा cos थीटा। cos थीटा और E1 का मान इस समीकरण में पुट कर देते हैं। E1 तथा cos थीटा का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, तो इसमें रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये Q/r² प्लस L स्क्वायर और गुणे cos थीटा का मान L/r² प्लस L स्क्वायर पे 1/2 घात। तो इसको इरेज करते हैं, ऊपर लिखते हैं E= 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका गुणा कर देंगे QL बटे R² प्लस L स्क्वायर
और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे 1/2 घात है। आप जानते हैं कि जब समान राशियों का गुणा होता है, एक एक एक, इसको 3 बार न लिख करके इसके घातों को जोड़ देते हैं, एक एक एक, तो हम इसको लिख देते हैं क्यूब। तो यहाँ पे देखिए ये बेस है, ये बेस है, बीच में गुणा है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इस 2 को इधर कर दे रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा हमारा 2QL बटे, अब इसको जब हम करेंगे, इस पे 1 घात है, इस पे 1/2 घात है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 + 1/2, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और 2QL, और 1 में आधा जब जोड़ेंगे तो 2 × 1 = 2, 3/2 हो जाएगा। आपको पता है कि P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है 2QL। तो यहाँ पे हम E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और 2QL की जगह हम यहाँ पे P रख दे रहा हूँ, P/r² प्लस L² 3/2। यदि R is greater than L, यदि R का मान L की अपेक्षा और बड़ा हो जाए, काफ़ी बड़ा कर दिया जाए, तो R + L² का मान जो होगा वो R के ही बराबर होगा। तब R² L² जो बराबर होगा वो R² के, L को हम क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वैल्यू में रखते हैं, तब हम देखते हैं क्या प्राप्त होता है। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, P बटे इसकी जगह पे हो जाएगा R², और इस पे है 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P बटे क्या हो जाएगा? ये R पे क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों, ये जो निरक्षी रेखा पर किसी भी माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये है आपका, एक्चुअली ये है। अगर हमको निर्वात अथवा वायु के लिए चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं, हम K का मान 1 रख देते हैं। निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, और P/r³, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। तो बच्चों, ये रहा आपकी निरक्षीय स्थिति, जिसको हम अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्राप्त कर लिए। अगर उन दोनों की तुलना करें तो जो निरक्षीय स्थिति है, यहाँ पे अच्छी स्थिति में 2 आया था, यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में 2 नहीं आया। इसका मतलब जो अच्छी स्थिति होती है वह निरक्षीय स्थिति की दुगना तीव्रता के बराबर होती है। इसको इस तरीके से कर दीजिए। और इसकी दिशा, इस परिणामी की दिशा अगर हम देखें तो देख सकते हैं, ये जो घटक है, ये क्षैतिज घटक, इसकी दिशा इधर है, तो धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ। परिणामी क्षेत्र की दिशा, परिणामी कह सकते हैं, परिणामी की जो दिशा है, जो निरक्षीय स्थिति में निकल रहा है, वह धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर
की ओर। इस प्रकार से हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में लेकर के किसी बिंदु को उस पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया और दोनों की अलग अलग स्थितियों में तीव्रताएं निकली। ये रहा अच्छी स्थिति। निरक्षी स्थिति के लिए अच्छी स्थिति में यहाँ पे 2 होता है, तो बच्चों हम उसको संक्षेप में या टिप्पणी में या स्टार करके लिख सकते हैं कि अच्छी स्थिति की जो तीव्रता होती है, अच्छी स्थिति में तीव्रता वह है 2 गुणे निरक्षी स्थिति में तीव्रता के 2 गुने के बराबर होती है। कभी कभी परीक्षा में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, अच्छी स्थिति में जो तीव्रता निकलती है वह निरक्षी स्थिति में तीव्रता की 2 गुनी होती है। तो आज हमने पढ़ा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का शेष भाग, जिसमें हमने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें हमने 2 स्थितियाँ लिया, एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षी स्थिति में। दोनों स्थितियों में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाला। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ मिलकर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।